बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। और बहुत सारे लोग जिन्होंने, बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा, कल की रात बहुत स्पेशल थी और बहुत ही दुआ है कि अल्लाह ताला सभी की जानिब से जो इबादत की गई उसको कबूल करे। मजहबी क़ीदत व एहतराम से शब मेराज मनाई गई। तमाम मसाजिद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था, महाफिल का एहतमाम भी किया गया था। तो अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ ये है कि अल्लाह ताला सब लोगों की दुआएं, सब लोगों की हाजतें, सब लोगों की दिली मुरादें पूरी करे। हम आज के प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ चलेंगे। हमने खबरों से आगाज़ करना और इसके साथ साथ 11 बजे वाले सेगमेंट में हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और आपकी बर्थडे वाला सेगमेंट भी हम शामिल करेंगे। सबसे पहले आज की बड़ी और अच्छी खबर क्या है? इंतजार की घड़ियां अब जो है खत्म होने को हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तज़ीन और आराइश बहुत ही खूबसूरत अंदाज में काम को मुकम्मल किया जा रहा है और एक शानदार चमचमाता कज़ाफ़ी स्टेडियम आप तमाम लोगों का, शायकीन क्रिकेट का, पाकिस्तानी कौम का मुंतज़िर है। अब वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जो पहले आपने कभी नहीं देखे थे। चमचमाती कुर्सियां, खूबसूरत LEDs और खूबसूरत लाइटें और कज़ाफ़ी स्टेडियम का एक नया रूप आप लोगों का मुंतज़िर है। और इससे बड़ी बात क्या है कि आज से ऑनलाइन जो है वो आपको टिकट्स का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जिन लोगों ने टिकट्स खरीदनी है तो आज से आपके लिए जी वो भी राहें खुल गई हैं। तो अब ये कह सकते हैं कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। आप लोग टिकटें खरीदें और कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो आप लोगों का मुंतज़िर है। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले आप लोगों के मुंतज़िर हैं। डिजिटल स्क्रीन्स और फ्लड लाइट की टेस्टिंग हो रही है। अपग्रेडेशन का काम 30 जनवरी तक मुकम्मल डेडलाइन दी गई है चेयरमैन PCB की जानिब से। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर रज़ा खान साहब और वकास अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आमिर भाई? अल्लाह करम। वकास साहब ठीक ठाक है? अच्छा जी, आज की अच्छी खबर की तरफ। नॉर्मली मैं पहली खबर की तरफ कहती हूँ, तो आज की अच्छी खबर है और बड़ी खबर भी यही है क्योंकि हमने माजी में ये रिकॉर्ड काम कभी नहीं देखा कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में इतने कम मुद्दत में इतना स्पेशल काम हो। इससे पहले अगर बहुत भी कुछ होता होगा, थोड़ा बहुत काम आमिर भाई अगर कभी हुआ होगा इस लेवल का, तो काम के आपने एक नक्शा ही बदल दिया। पहले तो कभी नहीं हुआ होगा जी, पहले कभी नहीं हुआ। ये नेशनल स्टेडियम जब था इसका नाम, और उसके बाद इसको कज़ाफ़ी स्टेडियम के नाम, मोहम्मद कज़ाफ़ी के नाम पर कज़ाफ़ी स्टेडियम रखा गया था। उसके बाद ये वर्ल्ड कप जब इसने होस्ट किया, इस स्टेडियम ने फाइनल होस्ट किया, तो उससे पहले इसको बनाया गया था। लेकिन जो बनाया था जिन्होंने, मैं हमेशा उससे बात करता हूँ कि उन्होंने कुछ गलतियाँ की थी जिनको कुछ सुधारा गया है। अब जो स्टेडियम बना है ये बिल्कुल एक डिफरेंट काफी कुछ लग रहा है। आप कुछ कह रहे हैं? मैं कुछ इसलिए कहता हूँ, मैं उसकी भी वजाहत कर देता हूँ कि अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। अभी तो हमारे पास वक्त नहीं था, तो हमने मेन पवेलियन, वो प्लानिंग का हिस्सा है। इसकी कैपेसिटी को मजीद बढ़ाया जाएगा, अभी भी बढ़ा दिया गया है। अभी भी ये कैपेसिटी जो पहले कितनी थी और अब कितनी? 28 से 36 हज़ार पे चली गई है। अच्छा। और हमारे पास इनफ स्पेस है कि हम इससे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं? इसको बढ़ाया जा सकता है। स्टेडियम तो बहुत ऊंचे होते हैं, 3-3 मंजिल पे स्टेडियम्स होते हैं। जिन्होंने बनाया था, मैंने यही कहा कि उसके आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में कुछ खामियां थी जिनको अब निकाल दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो नई मेन बिल्डिंग बनी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, जिसमें आप 200 तक तो गाड़ियां पार्क कर सकते हैं उसी बिल्डिंग के अंदर। सबसे बड़ा मसला है क्योंकि हमें पता है सबसे बड़ा मसला कितने पॉइंट्स बनाए जाते हैं और नहीं पॉइंट्स अभी भी बनेंगे। हाँ। लेकिन आपके क्रिकेट बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं, क्रिकेट टीमें हैं, उनके लिए इनफ स्पेस नहीं थी। वो भी गाड़ियां कहाँ पार्क करते, उसको भी शामिल कर लिया गया। फिर ऑफिस की बिल्डिंग को जो पिच व्यू बिल्डिंग्स हैं उससे अलग किया गया है। अच्छा। ये बड़ा अच्छा काम किया गया है क्योंकि तमाम दफातर बन जाते थे सामने की तरफ, और वो सबसे कीमती एरिया था जिसको मेरा ख्याल है कि अभी अगर सेल किया जाए मुख्तलिफ कॉरपोरेट सेक्टर्स को, तो अच्छी खासी आमदनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये बहुत सख्त ज़रूरत है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। अच्छा, ये सिर्फ कज़ाफ़ी स्टेडियम को हम देखने आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं पिछले दिनों रिपोर्ट देख रहा था अवैस कियानी साहब की, रावलपिंडी स्टेडियम पे बड़ी अच्छी उन्होंने दिखाया किस तरह से वहाँ पे काम हो रहा है। होता है ना लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम, और वहाँ से मार्गला हिल्स नजर आती है। ठीक कह रही हैं आप, वो भी है। फिर इसके बाद नेशनल स्टेडियम कराची। मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि अभी इनिशियली उन्होंने सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 3 स्टेडियम्स को हाथ लगाया है, और उसके बाद उनकी लुक जो है, जिस तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम और उसके इर्द गिर्द जो ग्रीन बेल्ट की जाएगी, पहले ये बिल्कुल यहाँ पे टकाटक की दुकानें थी। हाँ, ऐसे ही अगर कहा जाए तो मैं मतलब लक्ष्मी चौक बना दिया था इसको। चलें, उससे तो ये हज़ार हा क्या करोड़ हा दर्जे बेहतर है
कम से कम हमारी इंटरनेशनल टीम्स जब आएंगी तो उनको फील आएगी कि वो इंटरनेशनल वेन्यू में दाखिल हो रही हैं। पहले ये फील नहीं आती थी। ये एनवायरनमेंट बहुत और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो काम है जो कि मुद्दतों याद रखा जाएगा। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ मिलने जा रही हैं, मसलन जो फैमिलीज जाती थी उनको अच्छे वाशरूम्स नहीं मिलते थे, सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत बच्चे आपके साथ होते हैं, खवातीन होती हैं, पीने की साफ सहूलत हो, सिटिंग का अच्छा अरेंज। देखे ना, जो इतनी महंगी टिकट खरीद रहा है उसके लिए ये बुनियादी जरूरतें जिसको पूरा और करना है। ऐसा स्टेडियम का माहौल होता था, लगता था कि लारी अड्डे आ गए और नान टिक्की वाले सब आवाजें लग रही होती थी और बेच रहे होते थे। अब वो सारा काम खत्म हो जाएगा और आपको जो स्टैंडर्ड मिलेगा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मिलेगा। और इसके हिसाब से अगर आप मैच देखना चाहते हैं डे नाइट और वो भी 50 ओवर्स का, तो इसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि 1000 रुपये टिकट ज्यादा है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आजकल तो जो हालात हैं उसमें मेरा ख्याल है कि ये बड़ा ही सही फैसला किया गया। और शायकीन इसकी परवाह भी नहीं करते ऑनेस्टली। बस उनको होता है कि उन्होंने अच्छे एनवायरनमेंट में जाकर मैच देखने, अपने पसंदीदा आप अच्छी एनवायरनमेंट दें, सामने आप अच्छी एनवायरनमेंट दें तो लोग खुद ब खुद सहूलियात अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल आपको पार्किंग का सिस्टम बड़ा अच्छा बनाना चाहिए। आपके पास 2-1 जगह बहुत अच्छी है, जैसे लिबर्टी है बिल्कुल स्टेडियम के पास है, आप चंद कदम चलें और आप जाकर मैच देख सकते हैं। लोगों से भी दरखास्त है कि आपके लिए स्टेडियम बनाया गया है, आपके लिए सहूलतें बनाई गई हैं, तो जहाँ सफाई सुथराई का काम इंतजामिया का हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ हमारी भी है। आज सुबह आते हुए मैं सोच रहा था कि PHA ने तो ग्रीन बेल्ट्स पे पौधे लगा दिए, इसकी हिफाजत किसने? मतलब हम अगर उसको यहाँ पीको रोड पे धागे काट के ना, तो वहाँ से गुजर रहे थे लोग, मर्द खवातीन, वो जो उन्होंने बांधे के पौधों की हिफाजत की उसको भी काट देते हैं। तो मुझे आप बताएं, अगर हम स्टेडियम को खूबसूरत रखेंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का लेवल पर हम चले जाएंगे और लोग जो हैं आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप जब आए आपने गंद फैलाया नहीं, आपने जूस पी के डब्बा फेंका नहीं, आपने रख लिया ताकि उसको डस्टबिन में फेंक दें। ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ना सिर्फ आप स्टेडियम बल्कि शहर में कभी भी कहीं भी किसी भी पार्क पे जाएं, किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाएं, तो इसको अपनी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। वकास अहमद, आज से ऑनलाइन टिकट मिल रही है तो फिर आप मैच देखने जाएंगे? अच्छा, मैं ना जब ये अनाउंस हुआ था कि टिकटें मिलना शुरू हो गई हैं, तो वो जैसे हम बाजी में करते रहे तो हम यही सोच रहे थे यार टिकट्स खरीदना इज़ नॉट अ बिग डील, टिकट्स लेना कहीं से पासेस मिलना। तो वो हमें भी कॉल्स मैसेज आने शुरू हो गए ना, जो वो शेड्यूल था उसके दोस्तों के। तो मैंने कहा भाईजान आप जाएं वेबसाइट पे और टिकट ले लें। तो उन्होंने कहा आपको पता है कि हम क्या चाह रहे हैं। तो मैंने कहा भाईजान ये माजी का किस्सा हो गया था जब आपको फ्री पासेस मिलते थे, अब उन्होंने 1000 से लेके और 25,000 तक का प्राइस है। मेरा ख्याल है इट्स द बेस्ट वे कि आप जाएं और सपोर्ट भी करें। तो ये मेरा ख्याल है अब लोग जो हैं, जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो कंस्ट्रक्शन के फेज से निकल चुके हैं। आज उनका फोकस जो है वो टिकटों पे हो गया है। कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने अभी तक जाके टिकटें परचेज़ कर ली होंगी। अब यकीन करें, तकरीबन 3 हफ्ते पहले मुझे इंग्लैंड से मेरे दोस्त ने कॉल की। उन्होंने कहा कि हमने 2 मैचेस देखने हैं, एक इंडिया पाकिस्तान का और एक हमें पाकिस्तान में देखना है। तो आप ना हमें इसकी टिकट्स का बता दें किस तरह से होनी है। तो मैंने हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर वसीम से भी कहा कि यार ये क्या सिस्टम होगा। तो उन्होंने कहा कि ये ICC की वेबसाइट है, यही आपने इसको आप चेक करते रहना है। तो यहाँ से आपने टिकटें जो है परचेज़ करनी है। हालांकि एक मैच बाहर जाने की वजह से बहुत से लोगों जिन्होंने पाकिस्तान आना था वो वहाँ पे जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद जिनको कंसर्न है, जिनको ये पैशन है कि उन्होंने देखना है, वो टिकटें बुक करवा चुके होंगे बहुत सारे। फिर सेकंड फेज आता है जो हम सोच रहे थे यार हमें कहीं से पासेस मिल सकते हैं, अमर भाई से रिक्वेस्ट कर लेंगे, किसी और से रिक्वेस्ट कर लेंगे। फिर तीसरे वाले लोग होते हैं जो आखिर पे कहते हैं चले कोई नहीं, हमें महंगे भी मिलेगी तो हम ले लेंगे। तो मैंने कल से ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि लोगों को अब कज़ाफ़ी की कंस्ट्रक्शन से, वर्क से, फिर से वो निकल चुके हैं। काम कंप्लीट में अपनी वो कहते हैं कि अब भाई अब हमारा काम है, हमारे पास टिकट है, ठीक है। अब वो इस फेज में आ गए हैं कि भाई टिकट लेनी है, मैच देखने जाना है। तो जो अमर भाई पहले बात कर रहे थे कि फैसिलिटेशंस की और लोगों की, देखें जब ये सारी चीज़ें जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन की आप बात कर रहे थे, फैसिलिटीज़ की बात कर रहे थे, जब नहीं थी लोग फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करने जाते थे। तो ये तो बड़ी मेहरबानी है PCB की, चेयरमैन साहब की। तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि अगर वर्स्ट सिचुएशन में भी लोग आपके पास आ रहे हैं तो क्यों ना हम उन्हें एक अपग्रेडेड चीज़ जो है वो मुहैया करें। अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली ये और चीज़ें बेहतर होंगी। तो अमर भाई हमेशा वो कहते हैं कि
वो जो जिस पुराना जो बना हुआ था आमिर भाई 2000, तो वो 60 में 70 में बना था, कौन सा? जब रीडिज़ाइन हुआ था। नहीं रीडिज़ाइन तो 96 में 96 में और 2025 में सर बड़ा फ़र्क है। मेरा ख्याल है अब माजी को हम छोड़ के हम 2025 पे आते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। और 3D एनिमेशन में लोगों ने देखा, उसको भी सराह रहे हैं। अच्छा, अब ये तो जी कज़ाफ़ी स्टेडियम तो तैयार है, कुछ टिकट्स वाला मुझे सिस्टम बता दें। यहाँ 1500 में भी लिखा है, कुछ शायकीन की सहूलत के लिए 1000 रुपए की भी टिकट मिलेगी। दो एक व्यूज़ जो हैं वो स्टेडियम के वो होते हैं जो कि आपको मैच देखने में आसानी रहती है। मसलन आपके पास इमरान खान इंक्लोजर है, आपके पास फजल महमूद इंक्लोजर है। ये थोड़ा सा आप शायकीन को गाइड कर देंगे। इसके अलावा आपका जो FC कॉलेज एंड है, दो एंड होते हैं जी। एक ये मेन इंक्लोजर एंड है जिसको प्रेसिडेंट पहले तो हम कहते थे, अब पता नहीं इसका नाम क्या होगा, बट दूसरा FC कॉलेज एंड है। इसके दो आमने पैरेलल जो पिचेस के होते हैं, इनकी टिकट्स हमेशा ज़्यादा होती हैं। ठीक है, वो 1500 रुपये में आपको दस्तयाब होंगी। जो जनरल स्टैंड्स हैं, जो जिस तरफ जवेद मियादात है, सरफराज नवाज है, ज़हीर अब्बास है, माजिद खान है, ये इनक्लोजर्स के नाम हैं। ठीक है। और वहाँ पे आपको जो है टिकट्स जो हैं वो 1000 रुपये, 1000 रुपये। लेकिन वकार, वसीम, फजल, इमरान, ये इससे स्पेशल इंक्लोजर भी कोई है? इससे स्पेशल तो 25,000 रुपए तक चला जाएगा। अच्छा। वो कॉर्पोरेट सेक्टर से लेते हैं अपने, शौक का कोई मोल नहीं है, लोग वो भी टिकट्स लेते हैं, उस पे भी हम देखते हैं। अब ये भी है कि लोग इनवाइट करते हैं अपने गेस्ट्स को। अब आपके पास वो तो बसंत वाला मजा तो रहा नहीं, तो आप कहाँ इनवाइट करेंगे? सही कह रहे हैं। और कॉर्पोरेट सेक्टर में आपको पता है क्लाइंट कितना अहम होता है, तो वो अपनी क्लाइंटेज को करने के लिए वो लेंगे। और वो बॉक्सेस हैं और उनमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो कि शायद इंटरनेशनली जो हम देखते रहे पूरी दुनिया में मैचेस पर, वहाँ पे भी लोगों को मिलती थी। मैंने लॉर्ड्स में जो लॉर्ड्स थे जो कि उनके हाउस अपर हाउस के होते हैं, उनका एक इनक्लोजर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, तो वहाँ पर बैठ कर भी मैच देखा हुआ है। वही फैसिलिटीज़ जो हैं, एक आध फैसिलिटी को छोड़ के वो। अच्छा, मैं वैसे आप पीने पिलाने वाली फैसिलिटी। चलें जी, ये तो वी रियली अप्रिशिएट। तो अब आपने क्या करना है जी, अपनी टिकट्स खरीद लें ताकि बाद में आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना हो। खबरों की तफसीलात ब्रेक के बाद शामिल करेंगे, स्टे विद अस। आज की लीड स्टोरी की तरफ आ रहे हैं। कल की लीड स्टोरी भी लेस्को की जानिब से जो बड़ा ऑपरेशन किया गया था, और मैं शाहिद सिपरा साहब की जानिब से जो हकाइक बयान किए गए, मैं तो सुन के हैरान परेशान हो गई थी कि इतने बड़े जो है वो करप्शन के केसेस और इतनी बड़े लेवल पे बिजली चोरी की जा रही है, इतने नामवर लोगों की जानिब से अब उन पर हाथ डाला जा रहा है और अरबों रुपए की रिकवरी हो रही है। नो डाउट इसका फायदा आम सारिफ तक भी पहुंचेगा। अच्छा जी, अब वसूली का ऑपरेशन जो है लेस्को की तरफ से तेज किया गया है। डिफॉल्टर्स के तमाम कनेक्शन काटे जाएंगे। लेस्को के मुताबिक नादहिंदा सारिफीन ने वाजिबात की अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करवा लिए और दीगर अजला में बिजली कनेक्शन हासिल करके कारोबार शुरू कर रखा है। वकास अहमद, क्या कह सकते हैं इन पे? इनको जो कंसर्न था एक था कि सिक्योरिटी का, तो अब तो मेरा ख्याल इनके साथ रेंजर्स जा रही है। और कल तो जो शायद मेरे ज़हन में अभी सवाल ये आ रहा था क्या ये जो कंपेन इन्होंने स्टार्ट की है, इसका एंड क्या निकलेगा? जिस तरह से माजी में हुए हैं, ये सवाल मैंने भी कल किया था, ये कि क्या माजी में इसको मॉनिटर किया जाएगा, क्या इन बिजली चोरों को मिसाल बनाया जाएगा, क्या ये सिलसिला यहीं रुक सकेगा? अगर ना रुक सका, क्योंकि जहां पर आपने पूरे का पूरा 11 kV पर कब्जा करके, आपने पूरे इलाके की लाइट बंद करके और बिजली चोरी आप करा रहे हैं, वहां पर आपके अंदर जो काली भीड़ है, मैं आपसे पहले भी जब भी बात होती है लेस्को पे या वापडा पे, तो मैं आज ये कहता हूँ कि जितना इनका जोर होता है प्रेस रिलीज जारी करने पर कि हम ऐसा कर देंगे, हम फलां को लटका देंगे, हम फलां की काउंसलिंग करेंगे, उसमें से थोड़ा सा भी होना कि हमने सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी करनी है। तो ये जो सारे तरीके हैं कि अगर आप लेस्को में या लाहौर डिस्ट्रिक्ट के नादहिंदगान हैं तो आप शेखपुरा में चले जाएं, वहाँ पे जाके कनेक्शन ले लें। तो ये डिपार्टमेंट से ही फैसिलिटेट किया जा रहा है ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये इसका मुस्तकिल हाल तो ये है कि एक तो ये जो लोग हैं, जैसे अभी उन्होंने कहा कि हम दूसरी तकसीम कार कंपनियों को भी कहेंगे कि इन बंदों को कनेक्शन ना दें, ठीक है। इससे भी बड़ा सवाल ये है कि जो कुछ ये कार्रवाई का एक्शन कर रहे हैं, क्या लेस्को ये सारा अदालतों में जाके डिफेंड कर पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या लेस्को की जो डोमेन है, लीगल डोमेन है, क्या वो इनको ये अलाउ करती है कि ये सारा, देखिए अगर साहब ने आपने सारी एक्सरसाइज करके तो एट द एंड जाकर अदालत से उनको रिलीफ मिल जाना है कि अदालत के पास जो अवेलेबल कवानीन है उसके मुताबिक अदालत ने रिलीफ दे जाना है, तो फिर मेरा ख्याल आप ज़ीरो पे वहीं पे आ गए हैं। तो एक तो उनको ये भी चीज़ इन्होंने मेक श्योर करनी है कि जिस बंदे को आप ये डिफ़ाल्टर कह रहे हैं, जिस बंदे को आप कह रहे हैं ये नाहिंदागान है, चोर है,
तो वो फिर उसके कहते हैं ना घर तक जाएं, उसको सजा भी दिलवाएं और उसको बाउंड करें अदालत से भी कि ये किसी और रूप में भी दोबारा कनेक्शन ना ले सके। फिर अभी जैसे ये इनकी प्रपोजल था कि हम दूसरी तकसीम कार कंपनियों को भी कहेंगे कि जी ये डिफ़ाल्टर है। भाई जैसे पुलिस का रिकॉर्ड है, अगर वो लाहौर पुलिस का इश्तिहारी है या यहाँ का क्रिमिनल है तो वो पूरे पाकिस्तान में क्रिमिनल ही कंसीडर किया जाता है। तो ये काम तो मेरा ख्याल इनको बहुत पहले कर लेना चाहिए। फिर दूसरी तकसीम कार कंपनियों के पास भी तो ऐसे लोग हैं ना, तो ये तो इंटीग्रेटेड और शेयर डाटा इनका होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके साथ साथ फिर मेरी तो रिक्वेस्ट वही है कि जितना ज़ोर आप लोगों के पीछे लगा रहे हैं उससे थोड़ा सा ज़ोर अपने अदारे में भी लगा लें। ये जो रास्ते बताते हैं जैसे आप लेवल के भी आप वी रियली अप्रिशिएट, क्योंकि जिस बड़े लेवल पर बिजली चोरी पकड़ रहे हैं तो इन बड़े चोरों को ही पकड़ना ज़रूरी था। अब इनको पकड़ने के लिए तो आप रेंजर्स का सहारा ले रहे हैं, तो ये रेंजर्स लेस्को के अपने दफातर में ज्यादा जरूरी नहीं पहले एक चक्कर लगा रेंजर्स का तो इसलिए सहारा ले रहे हैं कि जो पुलिस है वो बिक जाती है, वो तो मुझे समझ आ गई, जल्दी बिक जाती है। और नहीं तो आमिर भाई मुखबरी करते थे कि हम छापा मारने लगे। पहली बात तो ये कोई ऑपरेशन चाहिए, मैं देखिए जहाँ अप्रिशिएट करने वाली बात होती है वहाँ जरूर करना चाहिए। जो शाहिद हैदर ने काम किया है कि उसने रेंजर्स को बुला लिया, अच्छा किया, मैं ये समझता हूँ अच्छा किया। और उसी से सबसे बड़ी चोरी जो 1.5 अरब रुपए की है, बिल्कुल कल मतलब ये 1.5 बिलियन रुपीस की चोरी जो पकड़ी गई है। अब जाके अदालतों में क्या होता है क्या नहीं होता वो एक अलग कहानी है, लेकिन बहुत सारे गवाह मौजूद हैं। इससे 2 दिन पहले 30 करोड़ रुपए की चोरी जो थी वो पकड़ी गई थी। मैं कह रही हूं बड़े बिजली चोर थोड़े से पिछले प्रोग्राम में ही कुत्ते वाली स्टोरी सुनाई थी आपको कि कुत्ता बांध दिया था गली में कि लेस्को का बंदा ना आ सके। देखें लेस्को के चीफ ये काम करना चाहते हैं, हमेशा हम कहते थे यार झुग्गियों वालों को पकड़ते हैं, ये फर्नेस वाले क्यों नहीं पकड़े जाते जो अरबों रुपए की चोरी करते हैं। असल बिजली तो चोरी वहां पे होती है। और ये सिर्फ लेस्को का मामला नहीं है, भाई ने बिल्कुल बात ठीक की, ये मैप्को का मामला है, ये गेपको का मामला है, ये हर एक का मामला है कि वहां पे चोरी होती है तो उसको कैसे रोका जा सकता है। मैं हमेशा इस बात का दाई रहा हूं कि अगर दूध में मिलावट करके बेचता हुआ बंदा पकड़ा जाए उसको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए कि ये दूध का काम नहीं कर सकता। सही बात है, जो मर्जी काम करे, ये कोई और काम कर ले, दूध नहीं ये बेच सकता क्योंकि इसके दिमाग के अंदर इसकी करप्शन मौजूद है। इसी तरह बिजली चोरी जहाँ यहाँ पे भी की है, इससे होगा क्या मैं आपको बताऊँ। बहुत सारे लोग माइग्रेटेड होते हैं, मुल्तान में कारोबार है, लाहौर में रहाइश है, लाहौर में बिजली चोरी की, यहाँ पकड़े गए, यहाँ कनेक्शन कट गया, दोबारा किसी और नाम से दरख्वास्त दी, प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट करें उस बंदे की, यानी उसकी प्रॉपर्टी को जो है डिफ़ॉल्टर लिस्ट में डाल दें। अब जहाँ जहाँ उसकी प्रॉपर्टी है, सही कहा इसने वकास ने, मैं इसके हक में हूँ, तो चाहे वो मुल्तान में है, चाहे वो कराची में है, चाहे पेशावर में है, जहाँ जहाँ पे है। पुलिस की मिसाल है आपके पास, अगर आप ईचलान ना दहिंदागान है तो उन्होंने कहा कि आप ये बेसिक जो सर्विस बिजली चोरी आप वो नहीं ले सकते। बिजली चोरी करवाते रहेंगे, ये हो नहीं सकता कि लेस्को में सारे ईमानदार भर्ती हो जाएं, ये हो नहीं सकता पुलिस में सारे ईमानदार भर्ती हो जाएं, ये हो नहीं सकता कि सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सारे ईमानदार भर्ती हों। लेकिन जहाँ कोशिश की जा सकती है पकड़ें। ये बिल आपका और मेरा और इनके बिलों के अंदर जाके एडजस्ट होगा, ये हमें फायदा होगा। तो मैं कहती हूँ कि नो डाउट ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है और इसको बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए ताकि ये बड़े बिजली चोर किसी शिकंजे में आए और इनको भी खुदा का खौफ हो। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है जी, पीआईसी में डॉक्टर्स की लड़ाई, सीनियर रजिस्ट्रार पर तशद्दुद किया गया, एहतजाज भी हुआ और इलाज मुआलजा मुतासिर हुआ। मामला क्या पेश आया था आमिर भाई? ये मामला सीरियस बात पे नहीं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ कि डॉक्टर्स आपस में लड़ पड़े और वो उस पर एक जो कहावत है वो बड़ी गंदी है। रजिस्ट्रार पे तशद्दुद डॉक्टर्स ने, क्योंकि मुझे तो लगा कोई मरीज की जानिब से। हाँ नहीं, वो कहावत ही इतनी खराब है, सप नूं सप लड़े तो विस के नहीं चले, पंजाबी दी है, विस आम मरीज़ां नूं चढ़दी पई है। आम मरीजों को विस सही बात है, मुतासिर तो वो जो जहर है वो आम मरीजों तक जा रहे थे। ये डॉक्टर्स का रवैया शर्म आनी चाहिए, मुझे तो लगता है। असिस्टेंट प्रोफेसर है और मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के कि उन्होंने रजिस्ट्रार पर हाथ उठाया और उस पर यंग डॉक्टर सामने आ गए। और यंग डॉक्टर्स ने और कमाल किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई इस असिस्टेंट प्रोफेसर को यहाँ से निकालें और इसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजनपुर भेजें,
उन्होंने हड़ताल करके मरीजों को, आप चेक करो इनकी मेंटेलिटी और इनका लेवल ऑफ थिंकिंग चेक करें, इनका लेवल टू सर्व, यानी उसमें भी उन्होंने अपनी छुट्टी तलाश कर ली। लड़े दो डॉक्टर, कोई मरीजों के साथ फड्डा नहीं था, सजा किसको दी? सही कहा, विष मरीजों को चढ़ गई। मतलब वो हार्ट के पेशेंट्स जो वहां पे दाखिल हैं, वो उनको सजा देने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने हड़ताल कर दी। बड़ा आसान हल है और शर्म आनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मामला था, असिस्टेंट प्रोफेसर और रजिस्ट्रार का आपस में यही हुआ होगा, ड्यूटी पर ही हुआ होगा। रजिस्ट्रार क्योंकि वो तैनात करते हैं और बताते हैं कि आपकी ड्यूटी रोस्टर ये है, ये है, वहाँ पर आपको हो जाता है। लेकिन आपने जिस तरह से हाथ उठाया, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अगर मैं होता, वज़ीर सेहत होता, या मैं कोई इस तरह की चीज़ होता, मैं 1 सेकंड के लिए इसको रहने ना देता PIC में। ये चाहता भाई इसको राजनपुर करते, नहीं करता तो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करे। जो हाथ उठाता है इसका मतलब ये है कि वो कत्ल भी कर सकता है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। हम अपना मरीज इसके हवाले क्यों करें जी? मुझे ये बताएं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो भी है, डॉक्टर एजाज खर, इसके हवाले क्यों करें अपना? डॉक्टर्स को तो बहुत काम हो, जो गुस्से का इतना तेज है। और मरीजों को पता है, जब मरीज आपका मर रहा होता है, जब आपके लवाह की वहां पे गुस्से में होते हैं, उस वक्त डॉक्टर को सिर्फ जान बचाने की फिक्र होती है। यहाँ जी बात है, एहतजाज करने वाले क्या चाह रहे हैं? एहतजाज भी डॉक्टर्स के खिलाफ, वो तो अपनी छुट्टी मनाना चाह रहे हैं, वो तो काम से जान छुड़ाना चाह रहे हैं। वो तो यंग डॉक्टर्स का पेशा है, काम से जान छुड़ाना। हाँ, उन्होंने हड़ताल कर दी, उन्होंने कहा हड़ताल है। अब मुझे बताओ डॉक्टर एजाज खल को इससे क्या फर्क पड़ेगा, और ये जो रजिस्ट्रार है जो लड़ा उसके क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, मुझे वैसे माजरत के साथ ये डॉक्टर शुएब नियाजी साहब, डॉक्टर हसीब साहब, ये मरीजों के लिए बड़ा कंसर्न रहते हैं, हमेशा कहते हैं बेड्स बढ़ा दिए, दवाइयां नहीं दी। अच्छा सोचते हैं मरीजों के बारे में? यही सोच रहे हैं कि हड़ताल कर दो। हाँ, ये नहीं कहते हैं कि भाई इस अदवियात अपने मसाइल है ना, मुझे वो हमेशा समझ नहीं आता। ये अपने इनका तबादला करके देख लें, हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल। आप इतना मरीजों की दवाइयों की फिक्र कर रहे हैं, तो आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं भाई? आप ना करो ना, हड़ताल ना करो, एहतजाज करना चलो सबका हक है। मैं कहता हूँ निश्तर वालों ने किया था, मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ, तो उन्होंने ड्यूटीज लगाई हुई थी कि इतनी ड्यूटी तक, इतनी तक बाहर आकर हम एहतजाज करेंगे। समझ आती है और एहतजाज करते भी, यहाँ मरीजों की फिक्र भी कर रहे हैं कि भाई बेड्स नहीं है, दवाइयां नहीं है, दूसरी तरफ आप एहतजाज कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, मरीजों का इलाज करने वाला। मेरा ख्याल है कि मीडिया को इसमें किरदार अदा करना चाहिए। सॉरी, मैं वकास का आपका 1 सेकंड ले लूंगा। आप सर 10 मीडिया को इनको कवरेज नहीं देनी चाहिए, इनकी हड़ताल को कवरेज नहीं देनी चाहिए। करती हूँ मैं आपकी बात से, ताकि इनकी आवाज जानी नहीं चाहिए ऊपर। आप यही चाहते हैं ना कि मीडिया के सामने आवाज ऊपर जाए, तो ना जाए, ना आप अखबार में छापे, ना आप टीवी पे चले। वैसे ऑनेस्टली अब फर्क भी किसी को नहीं पड़ता, मीडिया दिखा भी देना तो इनके एहतजाज से, क्योंकि इनका वतीरा बन चुका है ना, ये तो ब्लैकमेलिंग पे आ चुके हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे ही है वकास है ना। अगर बिजली चोर इस कौम के मुजरम हैं, अगर डंकी लगाने वाले, उनको फैसिलिटेट करने वाले इस मुल्क के मुजरम हैं, तो सरकारी वसाइल पर पढ़ने वाले और फिर अस्पतालों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमकाने वाले और आवाम को जलील करने वाले, अपनी ड्यूटी ना करने वाले क्या मुजरम नहीं हो सकते? इन ऐसे डॉक्टर्स जिनको रियासत पालती है एक छोटे बच्चे की तरह, इनके आप किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में जाके फीसें देखें, ठीक है, और ये सरकारी वसाइल पे पढ़ते हैं और हल्फ लेते हैं कि जी हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो किसी भी हालत है, जंग हो, जो मर्जी, हम इलाज नहीं छोड़ेंगे। ये इतने बेशरम हैं, हर रोज़ दूसरे दिन छोड़ के बैठ जाते हैं। मैं आपको कल एक चीज़ बताता हूँ, मेरी किसी दोस्त के रेफरेंस से एक मैसेज आया कि यार वो PIC में हम अपने बालद को लेके आए, तो उनका टेस्ट होना है। वो डॉक्टर साहब जो हैं वो सिर्फ सोमवार को बैठते हैं, क्योंकि उनके वो बहुत क्रिटिकल हैं, तो वो शायद पिंडी से लेके आए थे। तो हम आए हैं, तो जब हमारी बारी आनी थी तो डॉक्टर लड़ पड़े हैं, तो उठ के चले गए हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि ये अगले हफ्ते डॉक्टर साहब जो है बैठेंगे। तो इसका मतलब है कि वो एक हफ्ता सिर्फ इस इंतज़ार में मरीज़ गुजारेगा कि अगले हफ्ते डॉक्टर साहब आएंगे तो जी हमारी पता नहीं हमारा टेस्ट होगा, उसके बाद इलाज होना है। तो एक हफ्ता उस पेशेंट का इलाज रुक गया है, तो उसकी ज़िम्मेदारी कौन है? ये जो कहते हैं जी मरीज़ों के बेड, भाई जो आपके पास फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या वो आप ईमानदारी से करते हैं? बिल्कुल नहीं करते ना। तो आपको तो शर्म पहले इस बात पे आनी चाहिए कि जो जितनी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑन ड्यूटी, क्या वो मैं सही अपना किरदार अदा कर रहा हूँ? आप हॉस्पिटल में जाएँ, ये यंग डॉक्टर्स अमर भाई कह रहे हैं, इनका इलाज रेंजर से भी ऊपर भी होना चाहिए। इनको एक हफ्ता पुलिस के हवाले करना चाहिए, इनको लग पता जाए। यार बात नहीं करते,
आप जाएं, गप्पे मारते रहते हैं, बैठे रहते हैं, कोई पेशेंट कह दे आगे से और ये आगे से गले पड़ जाते हैं। और यही जो फन्ने खां हैं, सॉरी पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, जब किसी प्राइवेट मेडिकल कम्प्लेक्स में ड्यूटी करते हैं ना तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती, ऐसे ही है। ठीक है, ये ऐसे आगे पीछे घूमते हैं पेशेंट के और उसके अटेंडेंट के, जैसे ये उसके एम्प्लॉय होते हैं। तो इनको सिर्फ ना मेरा ख्याल है रिलीफ दिया जा रहा है रियासत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। एमएस साहब नहीं कुछ इस पे रिस्पांसिबल होते? इस पे क्या करें, उनका कोई रोल नहीं होता। पहले तो मैं माजरत आप चाहता हूं, कैसे मैंने कह सकते हैं? खल साहब का नाम ले लिया, गौस थे, डॉक्टर गौस, जिन्होंने तशद्दुद किया है और उनके खिलाफ हड़ताल हुई, पहले तो उनसे माजरत। लेकिन एमएस क्या करेगा अगर यहाँ पर एकदम से कोई दो आपस में वर्कर लड़ पड़े, क्या होगा? और वर्कर भी सीनियर लेवल के, मैं ये नहीं कहता हूं, हालात को काबू यानी आप देखें हालात तो बाद में काबू होंगे, पहले तो डॉक्टर्स का वतीरा है कि आप हाथापाई पे आ जाए। हाँ, ये तो मैं तो पहले क्या है आपसे कि ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है कि पढ़े लिखे नहीं, सबसे इंटेलिजेंट जो क्लास है आपकी वो ये है, और उनका किरदार आप देख लें। वही तो एक लड़ेगा प्राइवेट मेडिकल, प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लड़ते? पर यंग डॉक्टर ने देखे कैसे मजेदार चीज की, उन्होंने हड़ताल कर दी। यानी आप मैं हंस के लिए रहा था, आपने कहा लड़े तो आप हंस क्यों रहे थे? आप हर बात पे आप कहते हैं बेड नहीं थे, बेड नहीं थे, आप खप डाल रहे थे, बेड आ गए, अब कहते हैं अद्वियात भी आ जाएंगी, कुछ मौजूद तो हैं, आप उनसे इलाज तो शुरू करें, किसी की जान बचाने। हार्ट का ये हॉस्पिटल है और यहाँ पर लोगों के 1 मिनट के लिए भी आप अपना काम नहीं रोक सकते। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, यहाँ तो हालात यही रहते हैं, तो प्लीज इस पर मेरे ख्याल से खुद सीएम साहिबा थोड़ी सी कंसर्न हो। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे पास खबर यह है बाइकर लेन के मुकम्मल रूट को आइंदा हफ्ते खोल दिया जाएगा, तो वी रियली अप्रिशिएट कि आप इसको खोल देंगे। इंतजार बहुत ज़्यादा करें क्योंकि इससे ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। DGLDA ने फिरोजपुर रोड का दौरा किया है, बाइक लेन के रूट का उन्होंने जायजा लिया है। अब तो ये एक्सपेरिमेंट होगा तो पता चलेगा। फिलहाल अभी ये 1 हफ्ता मैंने जब फिरोजपुर रोड पे सफ़र किया है तो सफ़र ही किया, अंग्रेजी वाला सफ़र किया। मैंने छोड़ दिया इसलिए फिरोजपुर रोड को यूज़ करना ही छोड़ दिया। मैं जब लाहौर कली यूनिवर्सिटी में उतारता हूँ मिसिस को, उसके बाद मैं अब जेल रोड से, फिर नहर से, कनाल से, फिर ये पीको रोड और पीको रोड से दफ्तर। पहले मैं फिरोजपुर रोड से, फिर माल्टन के अंडरपास से गुजर के माल्टन के अंदर से होते हुए आता, घूमना पड़ता है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब फिरोजपुर रोड इसलिए छोड़ दिया कि भाई वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है और रोड पहले तो आप काट रहे हैं एक तरफ से, फिर उसके बाद आपने एक बुलडोजर यहाँ कोई आपने अपनी मशीनरी खड़ी की हुई है तो सिंगल लेन रह जाती है, तो वहाँ पे ट्रैफिक का क्या हाल होगा? आपकी बात ठीक है कि अल्लाह करे ये एक्सपेरिमेंट हो जाए और कामयाब हो जाए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि कामयाब 2-3 रूट से जहाँ पर वो बाइक लेन खत्म हो रही है, आपको लेफ्ट साइड पे जाना है, वो स्पेस छोड़ी गई है, वो लोगों को ना यहाँ से समझाना ही बहुत बड़ी बात है। फिरोजपुर रोड पे सफर करें तो आपको एक जगह पे आपकी जो जंगला बस है, मेट्रो बस है, उसको भी जंगला लगा हुआ है ना, उसका नाम है। अच्छा, वो मेट्रो बस है ना। मुझे सिर्फ कंसर्न और मुखालिफत इस वर्ड पे इसलिए होती है, मैं खुद देखती हूँ लोग और खास नहीं वो तो फुल रहती है, सहूलत बहुत बड़ी। तो फिर ऐसे ना कहें। अच्छा, वो जहाँ इशारा है वहाँ पे आपको ट्रैफिक जाम नजर आती है, उसको क्यों नहीं खत्म किया गया? मुझे आज तक इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई कि वहाँ पे तो अंडरपास बना देना चाहिए था ताकि फिरोजपुर रोड तो क्लियर रहता आपका, सिग्नल फ्री, और जो बस है मेट्रो वो जहाँ जाना चाहती है अपने डिपो की तरफ वो चली जाती। लेकिन वो इशारा क्यों है? तो यही हाल इसका होगा, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट होगा तो पता चलेगा। आपको ये करना बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि जिस तरह से एक्सीडेंट्स होते हैं और जिस तरह मोटर बाइक पर चलाने वाले जो हैं एहतियात नहीं करते और उनकी जानें ख़तरे में होती हैं, और बिल्कुल जो पीछे बैठा होता है उसकी जान। वो अतर साहब ने वो तो उस दिन चिंगची पे भी इतराज़ उठाया था। तो मेरा ख्याल है रक्षा, चिंगची और मोटर बाइक्स, इनके लिए ये लाइन होनी ही चाहिए। अच्छी बात है, जब एक्सपेरिमेंट होगा तो देख लेंगे। आप पाबंद पहले बना लें कि किस तरह से, ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की रिस्पांसिबिलिटी होगी वकास कि आपने बाइकर को कहना है कि आप पाबंद है इसी लेन पे जाने की। बिल्कुल है, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ये इम्प्लीमेंट फाइन वगैरह का तयन कर लिया गया है कि फाइन वही होगा जो 2000 आई थिंक होगा, या उसको चलान में या लाइन और लेन की मद में रख के चलान करेंगे। तो लेट्स सी, माजी में हमने बड़े एक्सपेरिमेंट देखे थे, रंगो रोगन ये फैसल चौक से शुरू होता था, फिर लिबर्टी आया, चलें इस बार उन्होंने फिरोजपुर रोड का इंतखाब किया। लेकिन पर्सनली मैं आपको बताऊं ना, ये सलूशन है ही नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो आपकी इंस्पायरेशन है ना, आप किसी का मुंह देख के ना अपना मुंह लाल करने पे आ गए हैं। उन लोगों ने मुंह लाल किया था लोगों को पहले मुतबादल दे के। जिन ममालिक में आप जिनकी मिसालें देते हैं ना आप कैबिनेट में बैठ के और बाकी मीटिंग्स में कि जी वहाँ पे भी बाइक की मोटरसाइकिल की और छोटी व्हीकल्स के अलहदा से लेन है,
तो उनमें इतना मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है कि आप लोगों को पुश भी करते हैं ना कि भाईजान आप अपनी गाड़ी लेके ना आएँ, तो लोग कहते हैं ठीक है मैं अपनी गाड़ी पार्क करता हूँ और मैं लोकल ट्रांसपोर्ट से सफ़र कर लेता हूँ। हमारा मसला ये है कि हमारे कोई लोकल ट्रांसपोर्ट तो है ही नहीं है, अगर जो है वो भी चंद सड़कों तक महदूद है। तो भाई आप लोगों को एक लेन में घुसाएं या बस रूट अलहदा कर दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फिर दूसरी बात ये है, दुनिया ने जो ट्रैफिक को रेगुलाइज किया है ना, उन्होंने सबसे जो रिस्पेक्टफुल जिस बंदे को कहा है ना ऑन रोड, वो आपका पैदल चलने वाला है। तो यहाँ पे आप पैदल चल के दिखाएं ना, इंक्लूडिंग द मैन हु इज इन यूनिफॉर्म, इंक्लूडिंग द मैन हु इज यूनिफॉर्म, वो आपको कहेगा आपको तमीज़ नहीं हो तो सड़क पे चलने की, फुटपाथ तो है नहीं है। उसके बाद आपको अगर साइकिल लेकर रोड पे निकल आए तो आपको वो कमतरी फील होती है कि यार मैं गलत आ गया हूँ। फिर उसके बाद आपका बाइकर है, बेसिकली आपकी जो पॉलिसीज हैं वो आप बड़ी गाड़ी से स्टार्ट करते हैं कि जी मैंने बड़ी गाड़ी वाले को बगैर किसी रुकावट के उसको गुजारना है, ये जो छोटे मोटे हैं इनको हमने इसको बाद में देखा जाएगा। दुनिया में यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि जो अगर पैदल बंदा गुजर रहा है ना तो वो रुकना है। यहाँ पे आई एम सॉरी मेरे पास टाइम भी कम है। सीटीओ साहब जब आए थे शो में तो आमिर भाई उन्होंने कहा था कि बड़ी गाड़ी वाले का फाइन बढ़ाना है ताकि उसको पता हो कि अगर ये तो बाइक वालों को मेरे ख्याल सहूलत दी जा रही है, उनको अलग लेन दी जा रही है, उनकी हिफाजत की जा रही है। चले वी होप कि इसका नतीजा बेहतर होगा। बाकी ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए अगर आप हिकमत अमली कहें तो ये उसमें बहुत माइनर सा किरदार शायद अदा करे, शायद, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मसाइल दूसरे हैं ट्रैफिक ज़्यादा होने के। तो मेरे ख्याल से पहले उन पर अगर गौर किया जाए और फिर साथ इसको शामिल कर लिया जाए, थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट, रोड सेंस लोगों को क्लियर की जाए, फिर इस पर अमल हो सकेगा। यहाँ तो वन वे लोग इतने धड़ल्ले से जो है वो आ जाते हैं, हर रोज़ इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है, तभी ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। आप लोग के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम अपने प्रोग्राम कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि आप लोगों के बहुत से मसले हल हो जाए, आप लोगों को बहुत सारी सजेशंस मिल जाएं। सो नौजवान जो कि नौकरी की तलाश में हमेशा ही रहते हैं, नौजवान जो कि पढ़ लिख कर ये समझते हैं कि हमारी डिग्री किस काम आती है जी, यहाँ पर तो आपके पास अच्छी नौकरी का मौका कोई नहीं। अब अगर आप होटल इंडस्ट्री की तरफ देखें तो यहाँ बेतहाशा ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब भी आप कहीं नौकरी के लिए जाते हैं तो आपको कह दिया जाता है अच्छा जी आपकी तो डिग्री नहीं है, अच्छा जी इसके लिए आपको इस एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, आप इस पर पूरा नहीं उतरते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको ये बताएंगे कि होटल इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। लेट्स सपोज अगर आप डॉक्टर बन रहे होते हैं तो आपको पता होता है जी आपने मेडिकल की फील्ड ज्वाइन करनी है, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग में आपने जाना है। अगर आप होटल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट कैसे लेना है, आपको कौन सी फील्ड ज्वाइन करनी है, आपको किन किन चीज़ों को मैटर करती है ना, आपकी आप किस तरह के दिख रहे हैं, आप किस तरह से बोल रहे हैं, हमारी कम्युनिकेशन कितनी मैटर करती है, प्रेजेंटेबल होना कितना मैटर करता है, आपकी एजुकेशन कितनी मैटर करती है। यहाँ पे लोगों का माइंडसेट ये है कि अच्छा जी फलां होटल में अगर ये काम करता है तो ये तो वेटर ही होगा। नहीं जी, बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। अब वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या क्या, तो हम होटल इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम हमारे साथ आज मौजूद है, इरशाद बी अंजुम साहब, डायरेक्टर ऑपरेशन फ्लैटीज होटल है, उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम भी, कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज का हमारा टॉपिक बड़ा अहम है और हमने ये सोचा कि आपके अलावा तो इस पे बेहतर तरीके से रोशनी कोई नहीं डाल सकेगा। होटल इंडस्ट्री में आपका एक्सपीरियंस नो डाउट सारी दुनिया जानती है, आपने जिस तरह से एडवाइस सर्व किया और यहाँ आके सर्व कर रहे हैं, तो नौजवान परेशान बहुत हैं। अब होटल इंडस्ट्री में जिन्होंने आना है उनके लिए ऑप्शन क्या क्या है, आप एक होटल में क्या कर सकते हैं? मैं आपको बताऊँ, देयर सो मेनी रेस्टोरेंट एंड होटल, दे स्प्राउट लाइक मशरूम्स, स्टाफ नहीं मिलता। We got, by the grace of Almighty Allah, we got 14 flatties in Pakistan. Hard to find a people. बात यह है कि you have start from the training, you have start from the ABC. मैं आपके सामने बहुत बड़ी example, I started my career as a waiter, as a boy, where I'm right now. तो बच्चे जो आते हैं ना, वो आते हैं हम GM बन जाएं, आते बन जाएं। रिपीट कर दें कि आपने अपना करियर कहाँ से स्टार्ट किया, क्योंकि हम समझते हैं किसी को कह देना कि अच्छा बच्चे तुम स्टार्ट तो करो, वेटर लग जाओ, तो लोग कहते हैं भाई ये तो हमारी तौहीन हो जाएगी, आज हम वेटर बन जाए। ठीक है, आप अपने ज़मीर को मारना पड़ेगा अपने आप को। मैंने ग्रेजुएशन की अर्ली 70s में, मैंने ज्वाइन किया इंटर कॉन्टिनेंटल होटल लाहौर एज ए ट्रेनिंग, एज ए बॉय। मैं बड़ा फ़ख्र से कहता हूँ कि 1973 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बुलाए हुए थे, सारे सबरा आए हुए थे, अपना शेखजाद बिन सुल्तान, कज़ाफ़ी साहब, सदाम साहब और शाह फैसल और शेखजाद सुल्तान।
इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में शेख ज़ैद बिन सुल्तान साहब ठहरे हुए थे। मेरी जॉब थी उस कमरे में चाय पोर करना, काफ़ी पोर, एज ए वेटर व्हाट आई हैव टू डू। और 90 उसके बाद फिर आई वेंट टू जर्मनी, अब पढ़ता रहा हूँ हाइडलबर्ग में, सुबह पढ़ना, शाम को डिश वॉशिंग करनी, उसके बाद अमेरिका चला गया। तो बड़ी टफ लाइफ मैंने देखी है। तो 1985 में मैंने टॉप किया वहाँ कैलिफोर्निया में। तो हर्षुब गुरु को मेरे बारे में पता चला, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, व्हाई डोंट यू कम टू पाकिस्तान। मैं थोड़ा डरता था पाकिस्तान आते हुए। फिर मेरे जो डैडी थे, जब मैंने पाकिस्तान आना तो मैं डैडी को बताना कि मैं डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज हूँ, तो डैडी कहते थे बेटा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, लोग कहते हैं कि आप वेटर शेटर होगा, तो मैं डायरेक्टर फंड भी कहते हैं, तो बेटा तुम पाकिस्तान आओ, तो आई वांट योर स्टेटस, पाकिस्तान में स्टेटस तुम्हारा हो, पाकिस्तान आओ। मेरी बड़ा चैलेंज बन गया। ये जो आपके फादर का था ना विजन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यही माइंडसेट हाँ जी 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 बेटा, एंड ही वाज वेरी वरीड अबाउट मैं, ये होटल क्या होता है, कुक है, वेटर है, कर क्या रहा है। हाँ जी। तो एनीवे देन आई कम टू पाकिस्तान, हर्षु ग्रुप ने जॉब ऑफर की, आई केम टू कराची पीसी एज ए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। उसके बाद मेरी ट्रांसफ़र होगी पीसी लाहौर में। वो कमरा जहाँ मैंने डरते डरते अपने इंटरव्यू दिया था, कामते कामते गया था, गोरे इंटरव्यू लिया। नाउ आई एम सिटिंग इन सेम चेयर एज ए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज। उसके बाद मेरी प्रमोशन हो गई, वेंट टू पीसी बर्बन, आई वाज जनरल मैनेजर, फर्स्ट जीएम ओवर देयर, देन वेंट टू कराची, देन वेंट बैक टू लाहौर। वो कमरा जिस कमरे में मैं सर्विस दे रहा था 1974 1973 में, नाउ आई एम स्टेइंग इन सेम रूम, इज अ बिग रॉयल स्वीट, बहुत बड़ा सिटिंग रूम होता है, 3 बेडरूम होता है। really इसके पीछे हार्ड वर्क, सैक्रिफाइस एंड कमिटमेंट है, एंड पेरेंट्स की दुआएं हैं। और आप ये ना समझे कि कोई काम छोटा है, ये छोटा काम नहीं आपको बड़े काम की तरफ लेके जाता है। तो इस वक्त हमारे इतनी डिमांड है होटलियर की, इतनी डिमांड है, मेरे ख्याल में फॉरेन कंट्री अच्छा टू स्टडी। पाकिस्तान में बहुत बड़े जॉब के मौके हैं, खासकर होटलिंग के, इतने होटल लाहौर में आ रहे हैं, इस्लामाबाद में आ रहे हैं, कराची में आ रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया में स्टाफ नहीं मिल रहा। वी लुकिंग फॉर ए जीएम, वी लुकिंग फॉर, हम छोटा स्टाफ ढूंढ रहे हैं, कुक ढूंढ रहे हैं, वेटर ढूंढ रहे हैं, हार्ड टू गेट इट। मैंने से काम नहीं करते, कह रही है स्टाफ नहीं मिल रहा, स्टाफ नहीं मिल रहा, क्यों? उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन शौक से काम नहीं करते, दे हैव टू वर्क हार्ड। देखो हर बंदे ने स्क्रैच से स्टार्ट करना है, फिर उसने कहाँ से कहाँ पहुंचना है, कौन सी ज्वाइन करनी है। मैंने जिक्र किया ना डॉक्टर्स बनना है ना, आपने अगर डॉक्टर बनना है तो आपको पता मैंने मेडिकल करना है। देखिए मेडिकल करना है, उसके बाद फिर आपने हाउस जॉब करनी है, 72 आवर कंटिन्यूसली जॉब करनी है, आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ऐसे ही हमारे होटल में जितने जीएम नजर आएंगे, गोरे जीएम नजर आते हैं, एवरीवन स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। हमारे जरा ट्रेंड बन गया यहाँ पाकिस्तान के अंदर, नहीं जी हमें जल्दी अच्छी जॉब मिल जाए। देखो अपने बीए कर लिए, सब कुछ के लिए है, बट स्टिल यू हैव स्टार्ट एज ए कुक, एज ए वेटर, एज ए रिसेप्शनिस्ट। तो स्लोली 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 आप जरा अच्छी जॉब पे जाते हैं, चौके छिक्के बड़े लगते हैं, सैलरी बड़ी हाई है होटल में, बट आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है। यू हैव टू टेक जॉब एज ए इबादत, शौक, क्रेज। जब तक आपकी जॉब में शौक क्रेज नहीं है ना, यू आर फेलियर। एजुकेशन कितनी मैटर करती है? मेरे ख्याल में एजुकेशन मैटर करती है। बीए इज मोर देन इनफ, बीए इज मोर देन इनफ। ये नहीं था हमें एमबीए लोग चाहिए, बट हमें वो होटल में वही कामयाब होगा जिसके अंदर बॉडी में जुनून होगा। देखकर कस्टमर हमारे पास आता है, हमने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। उसको क्या सेटिस्फाई करें? अच्छी सर्विस दें, अच्छी स्माइल दें। अगर आप घर की परेशानियां होटल लेके आएंगे, आपके चेहरे पर स्माइल नहीं आएगी तो कस्टमर भी एंग्री। कस्टमर इज द वन हु पेइंग अवर सैलरी, वी हैव टू ट्रीट कस्टमर लाइक ए किंग। तो मेरा एज ए जनरल मैनेजर सिटिंग हेयर, मेरा ऑब्जेक्टिव भी ये है कि कस्टमर शुड लीव फ्रॉम द होटल सेटिस्फैक्ट्री। यही वजह इस हर के लिप्स के ऊपर फ्लैटी 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 क्यों है? क्योंकि मैंने एक बड़ी अच्छी होटल में एक अच्छी फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट की हुई है, एंड एवरीबॉडी इज वर्किंग वेरी हार्ड। आई टेक केयर, मैं खासकर फीमेल स्टाफ हमारे पास काम करता है, आई टेक केयर ऑफ देम वेरी वेल। वो भी शाना बशाना बंदों के साथ काम करती हैं। तो मेरे ख्याल में होटलिंग, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मर्दों के साथ साथ खवातीन के लिए भी बराबर अपॉर्चुनिटी है। वी आर पेइंग इवन बेटर पैकेज टू द फीमेल्स, इसलिए कि बेचारी सुबह कितने बजे उठती हैं, 2-3 बस चेंज करके वहाँ पहुँचती हैं, वी टेक केयर द ट्रांसपोर्ट में उनको देते हैं, स्पेशल अलाउंस भी देते हैं ताकि शौक से वो बच्चियाँ काम करें। अब ऑप्शन क्या क्या हैं, जॉब की नेचर क्या क्या है, आप क्या क्या होटल इंडस्ट्री में कर सकते हैं? हमें तो नॉर्मली लगता है ना अच्छा वेटर ही होगा, शेफ ही होगा, इसके अलावा देखिए हमारे होटल में मैं बताता हूँ कितने, हमारे होटल में 11 से 12 डिपार्टमेंट है। ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कास्ट ऑफिस है, सोशल मीडिया है, मार्केटिंग है, बैंकुट है, इंजीनियरिंग है, यू नेम इट, किचन है, मतलब इतने डिपार्टमेंट हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लैटी जहाँ मैं बैठता हूँ, फ्लैटी अपना होटल में बैठता हूँ,
हमारे 350 का स्टाफ है, 11-12 हमारे डिपार्टमेंट हेड्स हैं। तो मतलब है कि जितने भी हमारे डिपार्ट एवरी वन हैज़ टू स्टार्टेड, हमारा जो परचेज मैनेजर है ना, उसने जॉब का जो आगाज़ किया है एज ए एग्जेक्टिव स्टार्ट किया है। जो मेरा डायरेक्टर फाइनेंस है, ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए स्टोर कीपर से मार खा के पहुंचे हैं। तो यू सी, जिस भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, यू हैव टू वर्क हार्ड ओवर देयर, यू हैव टू बी पंक्चुअल ओवर देयर। देखिए जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं क्यों कामयाब जा रहे हैं कि यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। कंपनी भी आपका जूस निकालती है, 4 पैसे तब देती है। गवर्नमेंट के इदारे सारे लॉस में जा रहे हैं, स्टील मिल लगा लो, PIA लगा लो, रेलवे सारे लॉस में जा रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर क्यों प्रॉफिट में जा रहे हैं? एवरीबडी हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड। मालकान भी सर पे बैठे हैं, यू हैव टू बी रिजल्ट ओरिएंटेड। तो मेरे ख्याल में मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, दिस शुड बी होटल यूनिवर्सिटी। बिल्कुल होनी चाहिए, आपको अपने नौजवानों को इसके लिए तैयार करना चाहिए। अच्छा जी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम बात करेंगे कि इसमें मैटर क्या चीज़ें करती हैं। आपकी लुक्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ से लोग ट्रेनिंग लेकर बैरून मुल्क चले जाते हैं कि वहाँ पर पे अच्छा करेंगे, वहाँ पे इस शोबे को रिस्पेक्ट दी जाती है। तो इस पर बात करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अब नौजवान क्या कहते हैं? नौजवान कहते हैं कि जी यहाँ से ट्रेनिंग ले, सीखे सिखाएं और बाहर के मुल्क चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, वहाँ पर इस शोबे को रिस्पेक्ट दी जाती है। सो यहाँ पर क्या इस शोबे को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है? नहीं, मेरे ख्याल में यहाँ बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। बच्चे ज़रूर बाहर जाएँ, अपना ट्रेनिंग लें, 2-3 साल एक्सपीरियंस गेन करें, देन कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ भी अच्छी सैलरीज हैं। अब ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में सैलरी कम है। आप बाहर जाएं, डिग्री लें, अब वहाँ जाके 3-4 एक्सपीरियंस गेन करके देन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में टेक है काम करने का कहीं भी नहीं है। आप एंड तक जितनी भी बड़ी जॉब है एंड यू गोइंग टू बी सेकंड सिटीजन, लाइक आई वाज ओवर देयर डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज, आई बिकम डायरेक्टर फूड बेवरेज डायरेक्टर ऑफ द ईयर। नोबडी नोज, हु नोज। अखबारों में लोगों ने मेरे बारे में पढ़ा, पाकिस्तान ने मुझे अप्रोच किया, कम टू पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में टेक है ना, वो कहीं भी टेक का नहीं है। मैं बताता हूँ कि मैं वहाँ जस्ट एज ए डायरेक्टर फूड एंड बेवरेज, डैडी जिसको बताते थे उस समय, यार बेटे शेटर होगा, मेरे डैडी ने मुझे बताया बेटा कम टू पाकिस्तान, देन आई फील लाइक यू हैव स्टेटस इन पाकिस्तान बाय द ग्रेस ऑलमाइटी अल्लाह। पाकिस्तान की सबसे पार्टी का मैं GM रहा हूँ। कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से कहाँ पहुँचा, होल पाकिस्तान नो मी, कौन नहीं जानता। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे ख्याल में जाएँ, ज़रूर जाएँ, बाहर ज़रूर जाएँ, 4-5 साल ट्रेनिंग लें, उसके बाद 3-4 साल का एक्सपीरियंस गेन करें, कम बैक टू पाकिस्तान। देखिए जब मैं आया था यहाँ गोरों का राज था, अभी भी गोरों का राज है। मैरिड इस्लामाबाद में गोरा GM, कराची मेड में गोरा GM, श्रीनगर में गोरा GM, वही गोरा GM, वही पाकिस्तानी GM। यही मतलब है कि वेरी हाईली पेड है। आज जितने भी फॉरनर आपको नज़र आ रहे हैं हमारे GM, दे गेट पेड $15,000 to $20,000 सैलरी ले रहे हैं एवरी मंथ। तो मैं यही प्रेफर करूँगा जो हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया हुआ है, अब लेट्स कम बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाएं आके। बिल्कुल। अंजुम साहब मुझे ये बताइएगा कि अब नौजवान जो इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्या बेटर कम्युनिकेशन स्किल, और एक लोगों का कॉन्सेप्ट है अगर खातून है वो खूबसूरत नहीं दिख रही होगी तो उसको तो जॉब ही नहीं मिल सकती है, अगर लड़का है तो उसको यंग दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या ये चीज़ें मैटर करती हैं? ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मतलब है कि आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए होटल इंडस्ट्री में, ठीक है। इवन हमारे जितने भी होटल्स हैं 4 स्टार 5 स्टार, हमने स्पेशल ट्रेनिंग मैनेजर रखे हुए हैं जो उनको कम्युनिकेशन सिखाते हैं कि टेलीफोन पे कैसे बात करनी है, कस्टमर कैसे संभाल देनी है, कस्टमर कैसे रिसीव करना है। इवन जो हाउस कीपिंग स्टाफ है उसको भी सिखाते हैं कि जैसे कस्टमर है उनको सलाम करना है, बेड कैसे बनाना है, बाथरूम कैसे साफ करना है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, पर्सनैलिटी बड़ी मैटर करती है। और जब हम इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो मैं तो जिसका भी इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं पूछता हूँ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आई एम गोइंग टू हायर यू एज ए वेटर, एज ए कैप्टन, आप क्या बनना चाहते हैं। मैं शर्माता भी नहीं, अपनी एग्जाम्पल देते हुए कि हाउ स्टार्ट माई कैरियर एंड आई वांट यू शुड बी वन डे एज ए डायरेक्टर फूड बेवरेज एटलीस्ट। तो उसके लिए आपको यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। और जैसे कि हमारे जितने टेलीफोन ऑपरेटर्स बैठी होती है स्क्रीन के ऊपर, हमने उनके आगे एक थोड़ा सा मिरर रखा होता है, मिरर, दे कैन सी हाउ दे टॉकिंग विद द कस्टमर, गुस्से से कस्टमर से बोल रही है या प्यार से बोल रही है। आपको फेस इंप्रेशन पता चल जाएगा। अब मिरर को देख रही है आप कस्टमर से कैसे बातें कर रही हैं।
मोस्टली आप होटल में जाए तो टेलीफोन ऑपरेटर या ऑर्डर टेकअप लड़की होगी, लड़की ज़रा प्यार से खूबसूरत बात करती है, क्योंकि गलती होती हैं, ब्लंडर्स होते हैं। हाँ, आदमी को माफ़ नहीं करता लेकिन औरत को माफ़ कर देता है। मोस्टली हमारे रिसेप्शन के ऊपर हमने फीमेल रखी होती हैं, जो कस्टमर आता है सवाल कस्म सर कैसे हैं, ठीक है, मतलब है कि उनको अच्छी गुफ्तगू करना, प्यार से बात करना, उन गेस्ट को रिसीव करना, जैसे कस्टमर जा रहा हो उससे फीडबैक लेनी, सारा पर स्टे कैसे रहा, ये कह वो कह रहा। होटल बिजनेस ये है कि पब्लिक रिलेशन, हाउ यू टॉक टू द कस्टमर, कस्टमर को पटाना है, आपने होटल के अंदर फैमिली एटमोसफियर क्रिएट करना है। कस्टमर शुड नॉट फील लाइक ए स्ट्रेंजर इन द होटल, ही शुड फील लाइक एट होम। मैं एंटर होटल, अंजम साहब कैसे हैं, ठीक है, काफ़ी उसके बाद आए हैं, हाउ यू फील गुड, कस्टमर को पंप करना है, दोबारा वो आए। ऐसे रेस्टोरेंट में आप खाना खा रही हैं, वेटर जाए सर कम कैसे, एंड पे जैसा सर्विस कैसी ठीक रही थी, अगर मुंह बना के खड़े रहेंगे तो फॉरगेट इट, कस्टमर वोंट कम बैक, बिकॉज लाइफ लाइन ऑफ द होटल इज व्हाट रिटर्निंग गेस्ट। अच्छी सर्विस देंगे, अच्छा खाना देंगे, ही विल बैक, अदरवाइज वोंट कम बैक। सही। तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। तो आपने कोई भी गोल अचीव करना है तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैव टू सैक्रिफाइस। अब नौजवानों के लिए क्या इन होटल्स में इंटर्नशिप के मौके मौजूद हैं? हर होटल के अंदर देखिए, हम हर होटल के अंदर हम इंटर्नशिप बच्चे लेते हैं, इवन हम उनको पैसे भी देते हैं, इंटर्नशिप में उनको पैसे भी देते हैं, ताकि बेचारे कितनी दूर से ट्रैवल करके आ रहे हैं, दे हैव टू वर्क 9 आवर्स, सारी उनको यूनिफॉर्म देते हैं, उनको खाना भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट डिपेंड करता है कितने शौक से वो काम सीख रहे हैं। कि इंटर्नशिप के लिए आते हैं, हालांकि दे हैव टू डू 2 ईयर, 6 माह के बाद भाग जाते हैं। उनके अंदर होता है कि बस हम जाएंगे, जाते ही बस हम भागेंगे, दौड़ेंगे, ये करें वो करें, नहीं, यू हैव टू वर्क हार्ड। इंटर्नशिप का मतलब है कि आप काम सीखें, कोई सिखाएगा नहीं है, आपके अंदर अर्ज होनी चाहिए ना कुछ करने की। पेन, यू हैव टू लर्न, आस्क क्वेश्चन। किचन में हमारे ट्रेनिंग आते हैं, खड़े रहेंगे, पूछो बॉस ये कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, ये सूप कैसे बनाया, ये इसकी रेसिपी क्या है। जैसे रिसेप्शन पे है, आप पूछे चेक इन कैसे करते हैं, चेकआउट कैसे करते हैं, कैसे कमर्स कैसे लेते हैं। ओनली डिपेंड ऑन यू, हाउ एग्रेसिव यू आर, हाउ फास्ट लर्न यू आर। इस मामले में फीमेल दे आर वेरी फास्ट लर्नर, वो बड़ी जल्दी, बच्चे मेल सीखते हैं 6 माह लगते हैं, तो फीमेल 3-4 माह में सीख जाती हैं। ये मैं बता दूँ, पिछले लाहौर का जब GM था, तो व्हेन आई जॉइन एज ए GM ओवर देयर, कुछ 35-40 लेडीज थी। व्हेन आई लेफ्ट 175 लड़कियां काम कर रही थी। माशाल्लाह बच्चियाँ शाना बशाना बंदों के काम करती हैं, और जो रिस्पांस उनका ज़्यादा क्विक होता है कस्टमर के सामने। कस्टमर चाहता है कि आई शुड बी ट्रीटेड लाइक ए किंग, बिकॉज इज पेइंग यू सैलरी। वो एक्सपेक्ट कर रहा है, क्यों 4 स्टार या 5 स्टार में ठहर रहा है, वही चाहे आपको बाहर 25 रुपये की मिलती है, होटल में 300 की मिलती, क्यों मिल रही है? सर्विसेज की वजह से। इन्वाइट आपने क्रिएट किया है, कस्टमर को स्माइल दे रहे हैं, कस्टमर से बात कर रहे हैं, उसकी बातों में थकावट दूर कर रहे हैं। That's why we get paid for that. बिल्कुल आपने सही कहा। अब कुछ फ्लैटीज होटल से मुतालिक मैं आपसे जानना चाहूंगी, किस तरह दूसरे होटल से मुख्तलिफ है, और किस तरह से ये नाम जो हम शुरू से देख रहे हैं, फ्लैटीज ने अपना स्टैंडर्ड एक बरकरार रखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं जो मुनफरिद बनाती हैं? एक तो हमारे जितने भी फ्लैटीज होटल है, हमने वहाँ बड़ी एक किस्म की फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई है, और दूसरा हमारे रेट्स हैं, हम लोगों को रेट से डराते नहीं हैं। अभी कि जैसे कि अभी रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, हमने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी रमज़ान की, हम उसके रेट क्या रखने क्या नहीं रख रहे हैं। मैं पर बताता हूँ, बैक पे जाता हूँ, पीसी बुरबन का जब मैं GM बना, पहले 8 माह में 4 GM फेल हो गए। वाई दे गर फेलियर? उन रेट सामानों पे चढ़ा दिए, नोबडी एबल टू पे दैट मच। मैं जैसे ही गया मैंने रेट को कम किए, ऐसा करके रेट बढ़ाता गया। अब देखें पीसी बुरबन यू वोंट गेट ए रूम, सेम इन आवर होटल वी ऑलवेज सोल्ड आउट। हमारे मरी में होटल है, ऑलवेज सोल्ड आउट, नारायण में होटल ऑलवेज सोल्ड आउट, मुल्तान। हम रेट वगैरह ना, हम बड़े बजट रेट रखते हैं कि एवरीबडी कैन अफोर्ड द रेट। हमारे फ्लैटी एक्सपर्ट 3 स्टार होटल है, उनके रेट्स हैं 8,000 to 11,000। हमारे 4 स्टार होटल हैं फ्लैटी ग्रैंड, उनके रेट हैं 12,000 16,000। फिर हमारे बुटीक होटल अभी खुलने वाला है, उसके रेट ज़्यादा हाई होंगे। हम चाहते हैं कि छोटा तबका बड़ा तबका हर आदमी होटल की फैसिलिटी को एंजॉय करे। अभी ये रमज़ान स्टार्ट हो रहा है, मैं कहीं देख रहा हूँ होटल प्लानिंग शुरू करें, रेट बढ़ाने की कोशिश करें। अभी क्यों रेट बढ़ा रहे हो? रेट वही रखो, even you should reduce the rate, let everybody enjoy the high tea। हम क्या करने लगे हैं, एक हम लगे हैं अफ्तार ओनली, we going to charge 19.99, you can eat whatever you want। एक है अफ्तार कम डिनर 29.99, वो प्राइस जो everybody can afford। हमारे 4-5 स्टार होटल के रमज़ान आता प्राइस बढ़ा देते हैं, that's not fair। ये वो है कि आप
फुटफॉल आपका बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसे फुटफॉल बढ़ेगा। मेरा की ऑफ सक्सेस वॉल्यूम, आई ऑलवेज हैव द वॉल्यूम। होटल भरा होना चाहिए, रेस्टोरेंट खाली नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। वो तभी होगा कि आपके रेट्स रिजनेबल हो। फ्लैट का क्यों नाम है मार्केट के अंदर, और रेट्स आर वेरी रिजनेबल। रेस्टोरेंट में भी हमारे रूम रेट भी बड़े अच्छे हैं, हमारे हेल्थ का भी रेट बड़े अच्छे हैं, हमारे बैंकेट के रेट बच्चे हैं। हमारा बैंकेट वो है कि हम लोगों के बजट के साथ चलते हैं। अब हमारा होटल टोटली सोल्ड आउट है। यू वोंट गेट एनी बैंकेट हॉल राइट नाउ। वैसे भी सीजन है, क्योंकि हमारे कस्टमर जब आता है हमारे होटल के अंदर, उसके हाथ में रेट होते हैं पीसी के, अवारी के, सारे होटलों के। हमें पता लग जाता है इसके हाथ में ऑलरेडी रेट है। हमारी ख्वाहिश होती है अब आया या जाए ना, उसके बजट के साथ काम करें। दैट्स द की ऑफ सक्सेस। फूड क्वालिटी बड़ी मैटर करती है। वो कैसे इंश्योर किया जाता है? और एक हाइजीन बड़ा, अब कोविड के बाद से ना हर कोई कंसर्न हो गया है हाइजीन को लेकर। बिल्कुल, अब ठीक है। ये अब एक लॉ पास हो गया है, हर होटल के अंदर फूड टेक्नोलॉजिस्ट होता है। हमारे होटल में भी एक पंजाब फूड अथॉरिटी से एक साहब हैं जो बैठे रहते हैं, डे टू डे वॉच करते रहते हैं। कोई भी किचन में जाता है हैंड वॉश करके जाता है। फिर हमारे जितना एफएडबी का स्टाफ है, हर 6 माह के बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है। अब बड़ी एक अच्छी चीज़ पंजाब फूड अथॉरिटी को मैं सलूट पेश करूंगा कि इन्होंने अवेयरनेस क्रिएट कर दी है। एनी कस्टमर कैन गो इन द किचन टू सी योर किचन, यू कांट स्टॉप। आप परमिशन देते हैं अपने कस्टमर्स को? बिकॉज फूड अथॉरिटी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है, अगर कोई भी कस्टमर किचन पे जाना चाहता है, लेट देम गो। डरे तब ना किचन खराब है। हमारा किचन माशाल्लाह बिल्कुल स्पॉटलेस होता है, क्योंकि लोगों के अंदर एजुकेशन आ गई हुई है। पीपल नो व्हाट द फूड इज़, व्हाट द गार्निशिंग इज़। क्योंकि खाना जब आपके सामने आता है, फर्स्ट आइज ईट देन द पर्सन ईट। खाने की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। हाँ, वो आंखों को अच्छा नजर, आंखों को अच्छा लगे, देन यू ईट वेल। तो माशाल्लाह हर होटल के अंदर फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, वो वॉच करते हैं क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ क्लीनिंग वगैरह वॉच करते हैं। काकरोच नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बड़ा आंखें खोल के रखी हैं फूड अथॉरिटी ने। अब छापे मारते रहते हैं, जाते रहते हैं, देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। फाइन भी करते हैं, अच्छी बात है, फाइन करते हैं। तो माशाल्लाह हमारे जिन 14 होटल आज तक वैसा पेश नहीं आया, बिकॉज वी आर कीपिंग वेरी क्लोज आइज ऑन हाइजीन। आपके रूम्स की कैटेगरीज में आप जानना चाहूँगी कि वो भी क्या हर किसी की पहुँच तक है? अगर कोई रूम वहाँ पर आके लेना चाह रहा है, बुकिंग का तरीक़ेकार क्या होता है? ये है कि हमारे बजट होटल भी हैं, लाइक फ्लैटी एक्सप्रेस, उनके रेट्स कम है। फ्लैटी ग्रैंड के रेट कम है। जहाँ मैं बैठता हूँ, दिस इज़ फ्लैटी बुटीक होटल, तो इसके थोड़े से रेट ज़्यादा है, क्योंकि इसको बने हुए 150 साल हो गए हैं। और एक पीपल फील प्राउड टू स्टे इन दैट होटल। खासकर हमारे होटल में कायद आज़म स्वीट है, फिर जस्ट कानलस, ही फर्स्ट चीफ ऑफ पाकिस्तान, ही स्पेंड 13 ईयर इन आवर होटल। अच्छा, 13 ईयर इन आवर होटल। फिर एवा गार्डनर टॉप की मूवी स्टार थी, शी स्पेंड 2 वीक इन आवर होटल, उसी के नाम का भी स्वीट है। पीपल हमारे जो सिंगर हैं, रफ़ी साहब हो गए और बट दिलीप कुमार साहब हो गए। ये वाहिद होटल था, मतलब एक 5 स्टार होटल था, लाहौर का था। पीपल यूज टू स्टे दिस होटल। फिर लोगों की बड़ी यादें वाबस्ता हैं यार। मेरी शादी थी, अब मैं बेटी की भी शादी कराऊंगा, मैं इस कमरे में ठहरा था यार, मैं भी इस कमरे में ठहरूंगा। तो लोगों की इस होटल से बड़ी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि 150 साल हो गए बने हुए। बट व्हेन यू एंटर दिस होटल यू फील लाइक इज ए न्यू होटल। आप नहीं कहेंगे 150 साल पुराना होटल है। सही। नौजवानों के लिए सर आपका मैसेज क्या है? मेरा नौजवानों को मैसेज ये है कि हार्ड वर्क ऑलवेज पे, मेहनत से काम करें, काम को लें एज इबादत। लेकिन अगर कोई भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो प्लीज़ टेक योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर एन एसेट, और जितनी खिदमत करेंगे पेरेंट्स की, एंड विल अचीव द गोल। तो बड़ी कामयाब मिसालें यही आपके सामने हम इसलिए मिलवाते रहते हैं कि आपको भी एक ट्रैक मिल जाए और आप भी उस पर चलें और कामयाब हो जाएं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं। सो आज जिनकी बर्थडे हम उनको विश करने जा रहे हैं जी। फातिमा सुहेल की सालगिरह है, किस्वा की सालगिरह है, ओन चौधरी की सालगिरह है, सारा अरसलान सिंधु, उसामा शौकत, अब्दुल्ला शौकत, आहद, हसन मिर्ज़ा, वलीद की सालगिरह है, मोहम्मद अवैस खान की सालगिरह है, मलिक जैन, अबू बकर की सालगिरह है, एंड अबू तराब, अब्दुल्ला, आलियान मुगल, अरीबा और अबीरा की सालगिरह है, और रुमैसा अहमद, जाफ़र हुसैन, मोहम्मद मुहिद। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अगर आपकी सालगिरह है कल यानी 29 को, तो आप अपनी सालगिरह को भी इसी तरह से स्पेशल बना सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर है, इस पर आपने अपनी पिक्चर भेजनी है, अपना नाम हमें लिख के भेजें और आप भी प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। हम आपकी सालगिरह को भी इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे। अभी हमने आगे बढ़ना है, शामिल करेंगे आज के भाव। हमारी रिपोर्टर समरा इस वक्त ओपन मार्केट में मौजूद है, रेट लिस्ट उनके पास है, उनकी तरफ से लेंगे। ओवर टू यू। जी अना, बिल्कुल ऐसा ही है। सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम नहीं हो सकी। दुकानदार सरकारी निर्खनामे को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी कीमत पर सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं। कुछ रेट्स के हवाले से आपको बताते चलें तो आलू का आज का सरकारी रेट 55 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 70 रुपये तक में इसकी फ़रोख्त जारी है। प्याज का सरकारी रेट 82 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 100 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहे हैं। टमाटर का सरकारी रेट 65 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपये तक किलो में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से लहसुन का आज का सरकारी रेट 520 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 600 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। अदरक का आज का सरकारी रेट 334 है, लेकिन मार्केट में 350 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। इसी तरह से अगर आपको दीगर सब्जियों के हवाले से भी बताते चलें तो शिमला मिर्च का सरकारी रेट 76 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन यहाँ पर 150 रुपये तक में उसकी फ़रोख्त जारी है। मटर का सरकारी रेट 65 रुपये मुकर्रर है और उसकी फ़रोख्त 80 रुपये तक में हो रही है। इसी तरह से गाजर का सरकारी रेट 57 रुपये मुकर्रर किया गया है और उसकी फ़रोख्त 70 रुपये तक में जारी है। बैंगन का सरकारी रेट 47 रुपये मुकर्रर है और उसकी फ़रोख्त 60 रुपये तक में जारी है। इसी तरह से अगर बताते चलें तो गोभी का आज का सरकारी रेट 28 रुपये मुकर्रर किया गया और उसकी फ़रोख्त 40 रुपये तक में जारी है। लीमू का सरकारी रेट 90 रुपये मुकर्रर है, लेकिन उसकी फ़रोख्त भी 100 रुपये तक में हो रही है। जो शहरी आ रहे हैं सब्जियां ख़रीदने, उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया की गफलत की वजह से दुकानदार जो है वो महंगे दामों सब्जियां फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी का सामना शहरियों को करना पड़ रहा है, क्योंकि वो महंगे दामों सब्जियां ख़रीदने पर मजबूर हैं। शहरियों की जानिब से यही मुतालबा किया जा रहा है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से, इंतजामिया से, कि सरकारी निर्खनामे में सब्जियों की जो कीमतें दर्ज है उनका इतलाक यकीनी बनवाया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई और मुख्तलिफ मार्केटों के रेट मुख्तलिफ हैं। इस पर भी लोग परेशान हैं कि जी आप शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में चले जाएं तो हर इलाके के हिसाब से, बट इसके साथ साथ जो रेडी बाज़ार लगाया गया है वहाँ पर अगर लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं रेट लिस्ट तो आवेज़ा की गई है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जा रहा, कैटेगरीज बना के रख दी हैं। और ये वो जगह हैं जो कि बिल्कुल खुली हैं, कहीं से ढकी छुपी भी बाज़ारों के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं प्लीज़ चेक एंड बैलेंस रखा जाए। और इसके अलावा जो उनके डोर स्टेप पे बाज़ार हैं जी मुख्तलिफ इलाकों के, वहाँ पर तो बिल्कुल ही जो है अपनी मनमर्जी की कीमतें वसूल की जा रही हैं। अच्छी सब्ज़ी के लिए अच्छी कीमत अदा करनी होगी, तो ये लोगों को मसाइल हैं जो कि दरपेश है, हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, तो इस पर इंतज़ामिया को ज़रूर अपना रोल प्ले करना है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। हम सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हमने नॉर्मली अपने सेगमेंट्स इस तरह से अरेंज किए होते हैं कि घर बैठ के आपको वो तमाम मालूमात मिल जाएं जो आपकी रूटीन लाइफ का हिस्सा हैं, जो आप प्लानिंग कर रहे होते हैं। आप आज घर में बनाना क्या है, अगर बाहर जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ किस कीमत पर मिलेगी, अगर आपको दूसरे ममालिक की करेंसी का जानना है तो कौन सा रेट क्या चल रहा है। सो इसी पे आ जाते हैं, तो देख लेते हैं माल का हाल। सो हमारे पास रेट लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा अपने इख्तिताम को, लेकिन इसके साथ साथ हमारी आपकी सजेशन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमें सजेशन दीजिए, आप प्रोग्राम में क्या देखना चाह रहे हैं, हमें फीडबैक दीजिए। अगर आपके पास कोई टैलेंट है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है हमारा, जहां पर अपना फीडबैक भी आप शेयर कर सकते हैं, अपनी सजेशन भी शेयर कर सकते हैं। आपके इलाके में अगर कोई मसला है तो हम तक पहुँचा सकते हैं, हम ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म से उसको हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। आप ही के लिए हम ये शो लेकर आते हैं।
सेकेंडली, अगर आप में कोई टैलेंट है हमारे साथ वो भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह हो सकता है आप ही हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद हो और हम आपका टैलेंट ही जो है वो सारी दुनिया को दिखा रहे हो। सो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हमें फीडबैक देते रहें। इसके साथ साथ अगर आपकी कल बर्थडे है तो हमारे साथ वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। जल्दी आएंगे तो जल्दी इस लिस्ट में शामिल होकर आप प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, कल हमारी और आपकी मुलाकात होगी सेम टाइम पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।